हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्क्वाड रिव्यू। आजकल के दौर में अगर आप फुटबॉल में गोल्डन जनरेशन की बात करें तो हर फुटबॉल फैन आई एम श्योर के तीन टीम्स के नाम ज़रूर लेगा, पोर्चुगल, फ्रांस और इंग्लैंड। अब अगर यहाँ पे आप बात करें तो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इन टीम्स के पास, लेकिन अगर आप कहें कि किस टीम ने अपने गोल्डन जनरेशन के साथ जस्टिफाई किया तो वो आप फ्रांस को कहोगे, क्योंकि वो अपने यंग और गोल्डन जनरेशन को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सके और हमेशा आके चौक कर देते हैं। अब जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड के पास हमेशा से एक एक्साइटिंग टीम रही है, ना कि सिर्फ फुटबॉल पे बट अगर आप ओवरऑल स्पोर्ट में भी देखें तो इंग्लैंड की टीम हमेशा से अच्छी टीम निकल के सामने आती है। किसी भी स्पोर्ट को निकाल के देख लें। अब इंग्लैंड के अगर आप प्रीवियस टीम्स को भी देखें तो इंग्लैंड के पास बेशुमार टैलेंट थे। इंग्लैंड के पास वेन रूनी थे, इंग्लैंड के पास डेविड बेकहम थे, इंग्लैंड के पास पॉल स्कॉल्स थे, जॉन टेरी, इस तरीके के प्लेयर्स आने के बावजूद भी जो इंग्लैंड को मेजर टूर्नामेंट एक जीतना चाहिए था, वो मेजर टूर्नामेंट अभी तक इंग्लैंड नहीं जीती। तो हम आज इसी इंग्लैंड स्क्वाड का रिव्यू करेंगे जो कि यूरो कप 2024 के लिए अनाउंस हुई है और डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या लाइनअप्स हो सकती है, एक्सपेक्टेशन क्या है उनसे, क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए, उनकी ग्रुप स्टेज, ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो। बट फर्स्ट, इफ यू आर न्यू इन द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्रुप स्टेज की बात करें तो मेरे ख्याल से ग्रुप स्टेज इंग्लैंड का बहुत मुश्किल है। आप कह सकते हो कि इतना ईजी ग्रुप नहीं है, इंग्लैंड का पीस ऑफ केक नहीं है इंग्लैंड के लिए कि वो ईजीली यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो कि पिछले मेजर टूर्नामेंट में अंडरडॉग रही थी। अब जहाँ तक बात है सर्बिया की, तो मुझे लगता है कि सर्बिया और स्लोवेनिया दोनों टीम्स भी इतनी ज़्यादा कोई इजी टीम्स नहीं होंगी इंग्लैंड के लिए। स्क्वाड रिव्यू पे हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ड्रॉप प्लेयर्स की बात करेंगे। जो 33 मैन प्री स्क्वाड जो था, जो कि इंग्लैंड ने अनाउंस किया था यूरो कप से पहले, उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे मेन प्लेयर जो कि इंग्लैंड के लिए क्रूशल रहे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उन प्लेयर्स को क्यों नहीं पिक किया गया। और सबसे पहला जो नाम आ जाता है यहाँ पे वो आ जाता है जैक ग्रिलिश का। अब जैक ग्रिलिश को ना पिक करने की वजह साउथगेट से जब पूछा गया तो उन्होंने बताई कि उनका इंजरी का रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, और अगर आप उनके फॉर्म की बात करें तो उनका फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं रहा। तो आई थिंक इट्स अ फेयर डिसीजन इन माय ओपिनियन, क्योंकि सही बात है ग्रिलिश मोस्टली अगर आप देखें तो मैन सिटी के लिए इंजर्ड रहे हैं। अगर वो खेले हैं तो उनकी कुछ इतनी खातरख्वाह परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। अगर आप उनके प्रीमियर लीग स्टेट की बात करें तो उनके 3 गोल हैं मेरे ख्याल से, और उनका कुछ ज़्यादा इतना फॉर्म रहा नहीं है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करने को है नहीं, कुछ डिबेट करने को है नहीं। सेकंड नाम की तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो न्यूकासल के जो गोलकीपर है यहाँ पे पॉप, उनको भी नहीं पिक किया गया। अगर आप पॉप की यहाँ पे बात करें तो वो 6 महीने शोल्डर इंजरी की वजह से बाहर गए थे, जिसकी वजह से जो मेन इशू बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इंग्लैंड के स्क्वाड से बाहर रखा गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि जेम्स मैडिसन को यहाँ पे नहीं पिक किया गया। तो अगर हम जेम्स मैडिसन की यहाँ पे बात करें तो जेम्स मैडिसन एज अ नंबर 10 खेलते हैं। और अगर आप यहाँ पे इंग्लैंड की टीम देखें तो इंग्लैंड की टीम में ऐसे बहुत से प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो कि नंबर 10 का रोल आपके लिए कर सकते हैं। और स्पेशली मैं कहूँगा कि जेम्स मैडिसन को जो इंजरी हुई है वो अपनी इंजरी के बाद उस तरीके की फॉर्म नहीं दिखा सकते जो जिस तरीके की एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर से या उस कैलिबर के प्लेयर से एक्सपेक्टेड थी। अब यहाँ पे कॉलवेल और रीस जेम्स को भी नहीं पिक किया गया। रीस जेम्स का तो समझ आता है, ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा सीजन ही इंजरी की वजह से बाहर रहे। रीस जेम्स का मसला ये है कि वो क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फिटनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो यहाँ पे तो डिबेट नहीं बनती। लेकिन अगर आप कॉलवेल की बात करें तो कॉलवेल भी मोस्टली अगर आप देखें तो वो इंजर्ड रहे। अगर इंजरी उनको नहीं हुई तो वो इन एंड आउट रहे चेल्सी की टीम में से। वो अपनी स्टार्टिंग 11 पे जो स्पॉट थी अपनी, वो बरकरार रखने में इतना कामयाब नहीं रहे। तो यहाँ पे भी आप डिबेट नहीं कर सकते साउथगेट से। मेरे ख्याल से एक बेहतरीन डिसीजन है मेरे मुताबिक। और एक और प्लेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो इंग्लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं जब भी इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब वो खेलते हैं तो वो डिफरेंट हैरी मैग्वायर होते हैं, और अगर आप यहाँ पे इंग्लैंड के लिए जब वो खेलते हैं तो वो एक डिफरेंट बीस्ट के तौर पे खेलते हैं। तो जी हाँ, हैरी मैग्वायर को भी ड्रॉप किया गया है, और हैरी मैग्वायर को ड्रॉप करने की जो वजह बताई है साउथगेट ने, वो बताई है उनकी इंजरी। वो 100% नहीं थे, जिसकी वजह से साउथगेट ने उनको पिक नहीं किया। मेरे ख्याल से एक और प्लेयर है जिनको नहीं पिक किया गया यूरो कप के स्क्वाड में, वो है ब्रेथवेट, जो कि एवर्टन के सेंटर बैक है।
मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखें, डेप्थ देखें उनके स्क्वाड में, तो मेरे ख्याल से वो इस वक्त खेल सकते थे या वो जगह बना सकते थे, या उनको अगर ले लेते तो एक बेहतरीन ऑप्शन होते इंग्लैंड के लिए। अब यहाँ पे इंग्लैंड का जो 27 मैन स्क्वाड अनाउंस किया है यूरो कप के लिए, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे गोलकीपर्स की बात करें तो गोलकीपर्स में पिकफोर्ड, हेंडरसन और रैम्सडेल का नाम आ जाता है। हम सबको पता है कि कौन स्टार्ट करेंगे, राइट? पिकफोर्ड विल मोस्ट डेफिनेटली स्टार्ट। अगर आपने देखा हो कि वो इंग्लैंड के लिए कंटिन्यूसली स्टार्ट करते हैं और साउथगेट उन पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वही स्टार्ट करेंगे मोस्ट लाइकली। अदर देन अगर उनको इंजरी हो जाती है उसकी बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि पिकफोर्ड विल स्टार्ट ओवर रैम्सडेल और डीन हेंडरसन। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिफेंडर्स की बात करें तो डिफेंडर्स में यहाँ पे लुइस डंक का नाम आ जाता है, जो कि आप रेगुलरली देखते होंगे कि ब्राइटन के लिए उनको खेलते हुए। आई थिंक डिसेंट ऑप्शन है अगर आप देखें तो, बट मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ इतने ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे, बट डिसेंट स्क्वाड ऑप्शन हो सकते हैं वो इंग्लैंड के लिए। दूसरे जो यहाँ पे डिफेंडर आ जाते हैं वो आ जाते हैं जो गोमेज। अब जो गोमेज की अगर आप यहाँ पे बात करें तो ऑल्दो कि उन्होंने लिवरपूल के लिए एंड में अच्छा खेला, बट अगेन वो इतना कंसिस्टेंट नहीं रहे, इनकंसिस्टेंट रहे हैं मोस्टली। उनको इंजरीज हुई है, इंजरीज से काफ़ी ज़्यादा रील कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे आप यहाँ पे ब्रैथवेट को लेके आ सकते थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रैथवेट एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे जो गोमेज से। अब यहाँ पे जो तीसरे जो डिफेंडर आ जाते हैं वो आ जाते हैं मार्क गुही। मुझे उनकी इंक्लूजन पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिबेट यहाँ पे बनती है, क्योंकि तमूरी जो कि ईसी मिलान के लिए उनको कॉलअप यहाँ पे मिल सकता था। मैं नहीं कह रहा कि इतना अच्छा सीजन गया उनका, बट अगेन मुझे लगता है कि उनको कॉलअप मिलना चाहिए था इन प्लेस हो गए। एजरी कॉन्सा को भी यहाँ पे पिक किया गया इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि वो अगर आप देखें तो एस्टन विला के साथ उनका एक बहुत ही सॉलिड सीजन रहा है, तो आई थिंक वो डिजर्व है मेरे मुताबिक। और अगर आप एक और सेंटर बैक की बात करें तो वो यहाँ पे आ जाते हैं जॉन स्टोन्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी को कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से जॉन स्टोन्स जो है वो स्टार्टर होंगे। आप उनके साथ कौन स्टार्ट करेगा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्योंकि वो तो स्टार्ट करेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट बैक्स की बात करें तो लेफ्ट बैक्स में जो सबसे पहला नाम आ जाता है वो आ जाता है लूक शॉ का। तो अगर इंजरी के बेसिस पे अगर आप जैक ग्रिलिश को नहीं लेके आ रहे, अगर इंजरी के बेसिस पे आप दूसरे प्लेयर्स को नहीं लेके आ रहे, तो लूक शॉ भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर आप देखें तो मोस्टली वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस सीजन इंजर्ड रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेफ्ट बैक के ऑप्शंस देखें इंग्लैंड के पास, तो इतने कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं लेफ्ट बैक पे। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह हो सकती है लूक शॉ का कॉलअप मिलने के। और जो सेकंड जो लेफ्ट बैक मेरे ख्याल से खेलेंगे वो खेलेंगे केविन ट्रिपियर। तो ट्रिपियर को भी एज अ लेफ्ट बैक ही पिक किया गया है। और अगर आप यहाँ पे राइट बैक की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कायन वॉकर विल डेफिनेटली स्टार्ट एज अ राइट बैक, और वो एक बहुत ही बेहतरीन राइट बैक है। मतलब आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें, उनके पास सारी चीज़ें हैं। वो डिफेंसिवली सॉलिड है, वो अटैक में सॉलिड है, वो फास्ट है। ही गॉट एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर अ राइट बैक। मिडफील्डर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिडफील्डर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये कि ट्रेंट को एज अ राइट बैक कॉलअप नहीं मिला है, ट्रेंट को एज अ मिडफील्डर कॉलअप मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और रूमर्स यही आ रहे हैं कि साउथगेट ये सोच रहे हैं कि उनको डेक्लेन राइस के साथ डबल पिवट पे खिलाया जाए। तो ये अभी तक की रिपोर्ट्स है। और यहाँ पे जो एक और नाम आ जाता है वो आ जाता है गैलेगर का। अगर आप यहाँ पे गैलेगर की बात करें तो गैलेगर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीजन गया है चेल्सी के लिए। चेल्सी के लिए वो सुपर्ब थे अगर आप एंड के टाइम पे देखें, और पोचेटिनो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स से अगर आप पाल्मर की बात करें तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड ऑप्शन है यहाँ पे साउथगेट के लिए। बॉक्स टू बॉक्स भी वो खेल लेते हैं और वो एक एज अ डिसेंट ऑप्शन है अगर आप इंग्लैंड की यहाँ पे बात करें। यहाँ पे कॉबी मैनो को भी कॉलअप मिला है। कॉबी मैनो की अगर आप यहाँ पे बात करें तो कॉबी मैनो ने जो यूनाइटेड का जो मिडफील्ड था उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जितना अंडर एज होने के बावजूद जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज उसकी तरफ से आई थी, मेरे ख्याल से इट वाज अ ब्रिलियंट सीजन फ्रॉम हिम, और उनका मेरे ख्याल से कॉलअप डिजर्व करते हैं। और अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो डेक्लेन राइस को भी कॉलअप मिला है। सीडीएम पे मेरे ख्याल से वही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एडम जेम्स को भी कॉलअप मिला है, जो कि क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं। एक डिसेंट ऑप्शन है, सेंट्रल मिडफील्डर के रोल पे खेलते हैं और डिसेंट ऑप्शन है, हाई रेटेड सेंटर मिडफील्डर है। अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से डिजर्व्ड इन माय ओपिनियन। अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड्स की बात करें तो फॉरवर्ड्स में सबसे पहला जो नाम आ जाता है वो आ जाता है जूड बेलिंगम का। जूड बेलिंगम का नाम आपको बेशक यहाँ पे फॉरवर्ड पे दिख रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड के लिए एज अ नंबर 10 के रोल में स्टार्ट करेंगे इस यूरो कप में। उसके बाद बोवन का नाम आ जाता है, जो कि एस्टन विला के लिए खेलते हैं। डिसेंट सीजन रहा है उनका।
राइट विंगर है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो एज ए सब्स्टिट्यूट ही खेलेंगे एक इंग्लैंड की टीम के लिए। उसके बाद एबरेचे एजे का भी नाम आ जाता है। एबरेचे एजे एक हाई टैलेंटेड प्लेयर है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 से 4 मेरे ख्याल से प्लेयर्स क्रिस्टल पैलेस के इन्होंने यूरो कप के लिए अपनी जगह बनाई है। और एबरेचे एजे की अगर आप यहाँ पे बात करें तो कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि स्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों इंटरेस्टेड है उसमें, लेकिन स्पर्स उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो कीप एन आई ऑन क्रिस्टल पैलेस प्लेयर जो कि स्क्वाड लिस्ट पे आए हैं। मेरे ख्याल से समर में वो बड़ी टीम्स के टारगेट बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें तो फोर्डन और एंथनी गॉर्डन का नाम आ जाता है। दोनों हाई रेटेड प्लेयर्स है, दोनों बॉडी टैलेंटेड प्लेयर्स है, और इन दोनों की सिलेक्शन मेरे ख्याल से बनती थी। उसके बाद हैरी केन का नाम आ जाता है, ऑफ कोर्स नंबर 9, जो कि इंग्लैंड को लीड करेंगे। लीडर एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है इस पे। उसके बाद कोल पाल्मर आ जाते हैं। जिस तरीके का सीजन उनका चेल्सी के साथ गया है वो डिजर्व करते हैं एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को डिबेट नहीं है। उसके अलावा साका जो कि आर्सेनल के लिए बहुत उनका अच्छा सीजन गया है, काफ़ी अंडररेटेड सीजन गया है, उनको भी पिक किया गया है। उसके बाद अगर आप एक प्लेयर की बात करें जिसके इंक्लूजन से मैं थोड़ा सा सरप्राइज इन सेंस कि उनको भी इंजरीज हुई है, अगर आप रिसेंट टाइम्स की बात करें। उसके अलावा अगर आप बात करें उनकी क्वालिटी में उनको किसी की शक नहीं है। मेरे ख्याल से जिस किस्म के प्लेयर वो है उनकी क्वालिटी में किसी को शक नहीं है और ना ही होना चाहिए। वो है एवन टोनी। एवन टोनी की अगर आप यहाँ पे बात करें तो उनकी जो इंजरी का रिकॉर्ड रहा है उसकी वजह से थोड़े से कंसर्न शायद मुझे है, लेकिन उनकी क्वालिटी के बारे में कोई कंसर्न नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया और अगेन ही कैम बैक एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स, सो मेरे ख्याल से एक डिसेंट ऑप्शन है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पे ऑली वॉटकिंस का नाम आ जाता है, जो कि अगर आप ऑली वॉटकिंस की अगर आपने बात करें तो ऑली वॉटकिंस का बहुत ही ज़बरदस्त सीजन गया है एस्टन विला में। उनके सबसे ज़्यादा असिस्ट थे प्रीमियर लीग की अगर आप बात करें, और उनके गोल्स भी कुछ अच्छे खासे थे। तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई है। अगर आप फॉरवर्ड्स की यहाँ पे बात करें तो ये है इंग्लैंड की फॉरवर्ड लिस्ट। तो भाई ये थी इंग्लैंड की स्क्वाड जो कि अनाउंस हुई थी यूरो कप के लिए। आप इतना ज़्यादा टैलेंट देखने के बाद क्वेश्चन तो सबके जहनों में एक ही आ जाता है कि भाई स्टार्ट कौन करेगा। तो अगर आप बात करें तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक गोलकीपर से अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे नो ब्रेनर, आई थिंक पिकफोर्ड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बैक की अगर आप यहाँ पे बात करें तो लुक शॉ का ऑप्शन ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लुक शॉ एज अ सब्स्टिट्यूट आएंगे क्योंकि उनको इंजरी कंसर्न्स भी है, उनकी फिटनेस के शायद इश्यूज भी होंगे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि केवन ट्रिपियर जो होंगे वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे। स्टोन्स मेन सेंटर बैक होंगे इंग्लैंड के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोन्स के साथ कौन स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि मार्क गुही जो कि क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर हैं वो उनके साथ स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे राइट बैक की बात करें तो राइट बैक में कोई ऑप्शन ही नहीं है, और आपके पास काइल वॉकर विल डेफिनेटली स्टार्ट एज अ राइट बैक। अब यहाँ पे अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही आ रही है कि साउथगेट सोच रहे हैं कि डेक्लन राइस के साथ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को मिडफील्ड में खिलाया जाए। तो मेरे ख्याल से यही डबल पिवट होगी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो मेरे ख्याल से यही दोनों प्लेयर्स होंगे जो कि डबल पिवट में खेलेंगे इंग्लैंड के लिए। अब अगर आप यहाँ पे नंबर 10 की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि जूड बेलिंगम मुझे लगता है कि नंबर 10 के रोल में इंग्लैंड के लिए खेलेंगे इस यूरो कप में। और उसके बाद अगर आप लेफ्ट विंगर की बात करें तो मुझे लगता है कि फिल फोर्डन को लेफ्ट विंगर खेलना पड़ेगा, क्योंकि राइट विंगर यहाँ पे आपको साका भी मिल जाते हैं, और साका का जो अटैकिंग थ्रेट है मेरे ख्याल से आप उनको भी बेंच नहीं कर सकते। और जहाँ तक स्ट्राइकर्स की बात है तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, हैरी केन विल डेफिनेटली स्टार्ट फॉर इंग्लैंड। अब ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन, ये था मेरा स्क्वाड का रिव्यू। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है इंग्लैंड के साथ, साउथगेट से क्या एक्सपेक्टेशंस है। आप लोगों को लगता है कि क्यों इंग्लैंड की ये जो टीम है ये कुछ कर सकती है इस यूरो कप में, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है साउथगेट के लिए भी, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है साउथगेट के ऊपर कि इस स्क्वाड के साथ भी अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर आप रिजाइन करके घर ही बैठ जाए। इस अगर यूरो कप के बाद अगर इंग्लैंड यूरो कप नहीं जीती, अगर उनका सॉलिड कैंपेन नहीं रहा, तो साउथगेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों के मुताबिक कौन से प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट हुए हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस।